Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 9, recent development in Indian politics. So let's begin the chapter. सबसे पहले हम देखेंगे context of the 1990s. As the decade of the 80s, the country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact on our politics. तो जो 1980s था हमारा, उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जो कि हमारे पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे थे. ठीक है, तो फर्स्ट डेवलपमेंट हमारा क्या है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे. फर्स्ट डेवलपमेंट हमारा डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इलेक्शन हेल्ड इन 1989. तो जो 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी क्या हो गया, हार गया. और 1984 में, उससे पहले जो 1984 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 450 सीट्स किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे. लेकिन जो 1989 में हुआ जिसमें क्या था, कांग्रेस हार गया था, उसमें सिर्फ 197 सीट्स ही कांग्रेस जीत पाया था. अब हम देखेंगे कि सेकेंड वाला जो डेवलपमेंट है वो क्या हुआ था. राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स. किसका जो है राइज हुआ था, कौन उभर कर सामने आया था, तो वो था मंडल इशू. अब हम देखेंगे कि ये जो मंडल इशू है वो क्या था. द डिस्प्यूट बिटवीन सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन एज द मंडल इशू एंड वाज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1989. ठीक है, तो ये जो क्या था, मंडल इशू जो था वो क्या था, तो जो डिस्प्यूट चल रहा था ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के, जो ओबीसी का रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो चाहते थे कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो, और बहुत सारे ऐसे थे जो क्या थे, उसके अपोजिट में थे. तो जो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसी को हम मंडल इशू के नाम से जानते हैं. और जो ये मंडल इशू था इसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो हमारा पॉलिटिक्स था उसको बनाने में 1989 में. अब जो हमारा थर्ड डेवलपमेंट था वो क्या था. Third development, the economy policy followed by the various governments took a radically different turn. तो जो हमारा थर्ड डेवलपमेंट था उसने भी बहुत ज़्यादा जो है क्या किया कि जो हमारा गवर्नमेंट्स था, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या हुई, चेंज हो गई. दिस इज़ नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और इसी को क्या किस नाम से जाना गया, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो हम आगे देखेंगे. फोर्थ डेवलपमेंट हमारा क्या था. अ नंबर ऑफ इवेंट्स क्यूलिमिनेटेड इन द डेमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या नोन एज बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992. तो जो अयोध्या मंदिर था और बाबरी मस्जिद है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है झगड़े चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे. तो इसको भी क्या किया गया कि इसका एक फाइनल डिसीजन निकाला गया. Finally, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led a change in leadership of the Congress Party. और फिर राजीव गांधी ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी में एक चेंज किया 1991 में. इन इलेक्शन ऑफ 1991 कांग्रेस इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. और 1991 ठीक 2 साल बाद, ठीक है, 1989 में कांग्रेस हार गया था और 1991 ठीक 2 साल बाद कांग्रेस एक सिंगल पार्टी ऐसा था जो कि हमारे पूरे कंट्री में एक लार्जेस्ट पार्टी था. फॉलोइंग राजीव गांधीज डेथ द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर. और जैसे ही राजीव गांधी की डेथ हुई तो जो पार्टीज थी उसने नरसिम्हा राव को एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट किया. अब हम आगे देखेंगे. इरा ऑफ कोalitions. इलेक्शन इन 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन अ मेजोरिटी ऑफ एनी अदर पार्टी. तो जो 1989 के इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस हार गया था, लेकिन और क्या हुआ था कि जो रिजल्ट आया, जो इसका कांग्रेस के हारने के बाद जो रिजल्ट था वो ये नहीं था कि कांग्रेस हार गया तो जो अदर पार्टीज हैं उनकी क्या हो गई, मेजोरिटी हो गई, उनकी जो है संख्या ज़्यादा हो गई, वो कंट्री में मेजोरिटी हो गई. ठीक है. डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस. द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम. तो जो कांग्रेस का जो है डिफीट हुआ, जो कांग्रेस जब हार गया तो ये क्या मार्क किया गया इस टाइम कि जो कांग्रेस सिस्टम है उसका डोमिनेंस, उसका रूल हमारी कंट्री से हट गया, इंडियन पार्टी सिस्टम से हट गया. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस इन आवर कंट्री. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी भी हैं हमारी कंट्री में, जो हर इलेक्शन में क्या होते हैं, खड़े होते हैं, इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं. आफ्टर 1989 द इमर्जेंस ऑफ सेवरल पार्टीज इन सच अ वे दैट 1 or 2 पार्टीज डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ द वोट्स और सीट्स.
1989 के बाद जो है बहुत सारी ऐसी पार्टीज आ गई जिसमें कि ये कहना मुश्किल था कि कोई एक और दो ही क्या करेगा कि जो है वोट्स को जीत सकता है। बहुत सारी पार्टीज थी, तो एक और दो पार्टीज ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक और दो पार्टीज ही ऐसी है जो सारे वोट्स को जीत सकती हैं। वोट्स सारी पार्टीज को मिलते हैं थे, ठीक है। अलायंसेस पॉलिटिक्स। The 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward castes. तो 90s में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे पार्टीज, बहुत सारे पावरफुल पार्टीज इमर्ज हुए। मूवमेंट्स दैट रिप्रेजेंटेड द दलित्स एंड बैकवर्ड कास्टेस, और जो दलित परिवार था, जो बैकवर्ड क्लासेस थे, बैकवर्ड कास्टेस थे, तो उसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे मूवमेंट्स लाए गए। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. और इन जो ये सारे पार्टीज थे, जो पावरफुल पार्टीज थे, इन्होंने बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में, जो कि कब आया था 1996 में। नेक्स्ट हमारा द यूनाइटेड फ्रंट वॉज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989। द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, लेकिन जो बीजेपी था वो यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट नहीं करता था। इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। तो 1989 में क्या हुआ, लेफ्ट गवर्नमेंट और जो बीजेपी था वो किसको सपोर्ट करते थे, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पावर से बाहर हो जाए। In 1996, the left continued to support the non-Congress government, but this time the Congress supported it, as both the Congress and left wanted to keep the BJP out of the power. तो 1996 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस था, जो लेफ्ट पार्टीज थी वो नॉन कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रही थी, मतलब वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसने लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करना शुरू किया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो लेफ्ट पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ये मान लिया, ये निश्चय किया कि जो अब बीजेपी है उसको बाहर निकाला जाए। मतलब ये लेफ्ट पार्टी जो है दोनों के साथ मिल गया, पहले तो बीजेपी के साथ था, उसके बाद फिर किसके साथ हो गया, कांग्रेस के साथ हो गया। नेक्स्ट है हमारा The BJP emerged as the largest party in the 1996 election and was invited to form the government. तो 1996 में क्या हुआ, 1996 में जो बीजेपी है वो एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया और इसको एक चांस भी मिला, इसको इनवाइट भी किया गया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force. तो जो इस टाइम का ये पूरे जो चल रहा था 1989, 1996, मतलब ये जो चल रहा था, जो ईयर चल रहा था, उसमें जो लॉन्ग टर्म का डेवलपमेंट था वो किसके लिए था, अदर बैकवर्ड क्लासेस का राइज हो रहा था, वो था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब है मंडल इम्प्लीमेंटेड। In the 1980s, the Janata Dal brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs. तो जो जनता दल था वो क्या लेकर के आया, तो ओबीसीज ये सब जितनी भी कास्टेस थी वो सारी चीज़ों का सपोर्ट लेकर के इस टाइम सामने आया मंडल को सपोर्ट करने के लिए। मंडल इशू आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया कि जो सपोर्ट करना था ओबीसीज के रिजर्वेशन के लिए वो था। द इंटेंस नेशनल डिबेट फॉर एंड against reservation in jobs made people from the OBC communities more of this identity. तो जो ये नेशनल डिबेट चल रहा था, जो रिजर्वेशन था जॉब के लिए या फिर एजुकेशन नहीं, रिजर्वेशन जॉब के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए रिजर्वेशन था ओबीसीज वगैरह के लिए, तो इसके लिए क्या चल रहा था, नेशनल डिबेट चल रहा था। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी और कुछ ऐसी थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी। वह पॉलिटिकल फैलोट्स। The 1980s also saw the rise of political organization of the Dalits. 1980s में भी राइज हुआ था दलित्स के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। In 1978, the Other Backward and Minority Communities Employees Federation (BABCF) was formed. This organization was not an ordinary trade union of government employees. The subsequent Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti and later the Bahujan Samaj Party emerged under the leadership of कांशीराम। ये जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो था और एक बहुजन समाज समिति पार्टी जो था, ये भी किसके लिए वो क्या हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो किसके लिए थे, तो दलित परिवार के लिए थे या फिर जो अदर बैकवर्ड क्लास कास्टेस थे उनके लिए थे। This was the first time in independent India that a political party supported mainly by Dalit voters had achieved this kind of political success.
तो ये पहली बार हुआ था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कि जो दलित वोटर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको सक्सेस मिली। कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। The other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity। और इस टाइम का एक और लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट था, पहला तो था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, अदर बैकवर्ड कास्टेस थे, उनका क्या हो रहा था कि डेवलपमेंट हो रहा था, वो राइज हुए थे हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे इंडिया में। और जो दूसरा था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, वो क्या था, राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। अब रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्या था, पॉलिटिक्स इमर्ज हो रहा था। The BJP pursued the politics of Hindutva and adopted the strategy of mobilizing the Hindus। तो जो बीजेपी था वो किस पे बेस्ड था, तो वो हिंदुत्व को मानता था, ठीक है, वो हिंदूज में उसमें ज्यादा होते थे। Believers of Hindutva argue that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture। तो जो बिलीवर्स थे हिंदुत्व के, वो क्या मानते थे कि अगर स्ट्रांग नेशन बनाना है तो उसमें जो नेशन है हमारा, उसका जो नेशनल कल्चर है, मतलब हमारे इंडिया में हिंदू ज़्यादा है तो उस पर बेस्ड होना चाहिए। Two developments around 1986, the Shahab Bano case in 1985, on the demand of some Muslim leaders, the government passed the Muslim Women Protection of Rights on Divorced Act। तो ये जो शाहब बानो केस जो था, उसमें क्या था कि एक 62 ईयर्स की जो महिला थी उनको डिवोर्स दिया जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, उनके अगेंस्ट केस कर दिया था, अपने जो उनके हस्बैंड थे उनके अगेंस्ट। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ऐसे थे इमर्ज्ड हुए कि जो मुस्लिम वुमेन है उनके लिए कोई एक्ट लाया जाए जिसकी वजह से उन्हें कम से कम इस उम्र में तो तलाक नहीं हो। तो इसकी वजह से ये इमर्ज्ड हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे भी मुस्लिम लोग ऐसे थे, जो कुछ ऐसी जो फैमिलीज थी वो मान रही थी कि जो अगर हमारा ये क्या है कि मतलब पर्सनल मामला है, पर्सनल मैटर है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्यों दखल दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे जो उनको सपोर्ट किए कि इनके लिए कोई एक्ट लाया जाए जिसमें कि इन्हें डिवोर्स ना हो। अयोध्या डिस्प्यूट दूसरा डेवलपमेंट था। अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर के अभी भी चल रहा था ये अयोध्या वाला, आपको पता ही होगा। डिमोलिशन एंड आफ्टर। तो पहले हम देख लेते हैं कि अयोध्या डिस्प्यूट में क्या हुआ था। तो जो अयोध्या जहाँ पे है, अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको लेकर के और जो बाबरी मस्जिद था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चला। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि जो बाबरी मस्जिद है वो बाद में बना। बाबरी मस्जिद अयोध्या की जो मंदिर था, राम मंदिर, उसको तोड़ करके बनाया गया था और लगभग 16th सेंचुरी में ये बनाया गया था मीर बाकी के द्वारा। तो ये सारी चल रही थी। इसकी वजह से फिर 1940s में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि यहाँ का जो ताला था बाबरी मस्जिद का उसको लॉक कर दिया गया, क्योंकि ये जो बात थी, वो ये जो डिस्प्यूट था वो कोर्ट तक पहुंच गया था। नेक्स्ट है हमारा डिमोलिशन एंड आफ्टर। Thousands of people gathered from all over the country and Ayodhya on December 6, 1992 and demolished the mosque। तो बहुत सारे पीपल, हज़ारों लोग जो है वो 6 दिसंबर 1992 को इकट्ठे हुए और मॉस्क्यू को क्या किया, डिमोलिस्ट कर दिया गया। Was India going to be country where the majority of religious community dominated over the minorities? तो इसके बाद ये क्वेश्चन उठा पूरे इंडिया में कि क्या इंडिया जो है, क्या हमारा जो कंट्री है वो ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जिसमें जो मेजोरिटी है जो रिलीजियस कम्युनिटी की वो माइनॉरिटीज पे रूल करेगी, क्या ऐसा होने वाला है? या फिर वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स टू ऑल इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? या फिर इंडिया कंटिन्यू करेगा जो हमारा रिलीजन है चाहे जो भी हो, सबको प्रोटेक्शन देगा, सबको इक्वल सिटीजनशिप देगा? तो ये दोनों सवाल आ रहे थे सबके मन में, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था, मॉस्क्यू को डिमोलाइज कर दिया गया था। अब है गुजरात राइट्स। इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस टुक प्लेस इन गुजरात। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ 2002 में, बिकॉज एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उस स्टेशन पे क्या हुआ था कि एक ट्रेन जो अयोध्या से लौट रही थी, अयोध्या में जो गए हुए थे पूजा करने के लिए, लोग घूमने गए थे अयोध्या राम मंदिर, तो वहाँ से जब लौट रहे थे तो वहाँ पे जो स्टेशन था, तो उस स्टेशन पे जब ट्रेन आकर के रुकी तो उसकी एक बॉगी को क्या किया गया था, आग लगा दिया गया था। तो ये माना जा रहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने क्या किया था कि उसमें आग लगाया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वायलेंस टुक प्लेस हुआ इस टाइम में और थाउजेंड्स ऑफ जो 1100 लगभग 1100 के आसपास जो है मुस्लिम्स मारे गए थे।
अब नेक्स्ट है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू कॉन्सेंसस। द पीरियड आफ्टर 1989 इज सीन समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी। तो जो 1989 था उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का डिक्लाइन माना जाने लगा और जो बीजेपी था उसका राइज हुआ। लोकसभा इलेक्शन 2004, the NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress known as United Progressive Alliance come to the power। तो जो एनडीए था उस टाइम में जो है डिफीट हो गया, हार गया 2004 में। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का दूसरा जो गवर्नमेंट था, कॉलिशन गवर्नमेंट था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है पावर में आया। नेक्स्ट हमारा ग्रोइंग कॉन्सेंसस एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। नए इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए गए जिसमें कुछ सपोर्टर थे और कुछ उसके क्या थे, अपोजिट साइड में थे। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो जो बैकवर्ड क्लासेस थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया। उसमें भी कुछ सपोर्टर थे और कुछ उसके अपोजिट साइड थे। जैसे एजुकेशन के लिए उनको अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छी जॉब मिले, ये सारी चीज़ें। एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो पहले देखा गया था कि जो स्टेट लेवल की पार्टीज है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इनको एक्सेप्ट किया गया कि ये गवर्नेंस, जो कंट्री की गवर्नेंस है उसमें ये भी भाग ले। एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than ideological position and political alliances without ideological agreement। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज।